बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स वाला पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है यूकैरियोटिक सेल से। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट एंड एनिमल एंड द फंजाई। ये क्या, अब यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन आता है? हमारे प्रोटिस्ट आते हैं, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इन द यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। मतलब कि जैसे हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा था, यहाँ साइटोप्लाज्म था और यहाँ पे कोई भी वेल डेवलप ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट थे। मतलब कोई भी ऐसे डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स नहीं बटे हुए थे कि ये एरिया है या ये एरिया है। तो ऐसा जो प्रोकैरियोट्स में नहीं था वो हमें यहाँ देखने मिलता है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है साइटोप्लाज्म। किसके वजह से? क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल पॉजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। इसके पास क्या होता है? एक वेल ऑर्गेनाइज ये न्यूक्लियस है मान लो, और उसके बाहर उसका न्यूक्लियर एनवलप है जो उसको कवर करके रखता है। आयन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। इन एडिशन इसके साथ साथ और क्या मिलता है? यूकैरियोटिक सेल के पास वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से कि जो उसकी लोकोमोशन में हेल्प करे, साइटोस्केलेटन जो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखे। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। इनका जेनेटिक मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज होता है? क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, आर नॉट आइडेंटिकल। All the eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cell are different as a former possess cell wall. Former मतलब किसकी बात की जा रही है? प्लांट की। जो प्लांट वाला है सेल है उसके पास क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी, प्लास्टिड्स मिलेंगे एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वहीं पे जो ये सब एब्सेंट होगा एनिमल सेल में। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट में मिलने वाली है? सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ऑन अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ जो एनिमल सेल होता है उसके पास क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो हमारे एब्सेंट होता है प्लांट सेल्स में। तो ये याद रखना है कि प्लांट सेल में क्या क्या मिल रहा है? सेल वॉल मिल रहा है, प्लास्टिड मिल रहा है और सेंटर में मिलता है एक वैक्यूल। वही ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं एनिमल में, और एनिमल के पास क्या होता है? सेंट्रियोल होता है जो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। अभी यहाँ पे इन दोनों सेल्स की फिगर दे रखी है पूरी। देखो अब तुम यहाँ से इसे पहचान सकते हो कि ये कौन सा सेल है। कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है? लार्ज सेंट्रल क्या है? वैक्यूल है, और वैक्यूल किस में मिलता है? हमें प्लांट में मिलता है। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे? ये प्लांट सेल है। ये देखो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER भी बोलते हैं, जिससे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये है लाइजोसोम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन जो कनेक्शन करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियस पूरा, ये पूरा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर वाला पोर्शन न्यूक्लियोलस, ये है हमारी गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, ये है हमारा वैक्यूल, ये है मिडल लेमेला, ये सेल वॉल, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म एंड पेरोक्सीसोम्स। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज क्या है? हमारे प्लांट सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। नीचे वही डायग्राम दिया गया है एनिमल सेल का। यहाँ पे क्या क्या है? माइक्रोविलाई है, ये यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। गोल्जी अपरेटस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेंट्रियोल जो प्लांट में एब्सेंट होगा। यहाँ भी पेरोक्सीसोम्स हैं, लाइजोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवलप है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन यहाँ क्या मिला एक्स्ट्रा जो प्लांट में नहीं था? दैट इज सेंट्रियोल। और यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे हमारा लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, प्लास्टिड्स नहीं है। अब पढ़ते हैं आगे। लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेली टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। अब एक एक सेल ऑर्गेनेली को पढ़ते हुए चलते हैं और समझते हैं कि उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope। जो डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया मेम्ब्रेन का किसके बाद देखा गया? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ इन 1950s। मीन वाइल तब तक जो केमिकल स्टडी ही चलती रही सेल मेम्ब्रेन पे, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल के, एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूछ सकता है किस पे? ह्यूमन ब्लड, आरबीसी की वजह से साइंटिस्ट डिड्यूस कर पाए कि पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दीज स्टडीज शोज दैट, ये स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है मेनली किस चीज़ की बनी हुई है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। और जो मेजर लिपिड्स हैं वो कौन से लिपिड्स होते हैं? दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स। दैट एक और पढ़ते हैं हम 11th में फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल लेसिथिन। लेसिथिन पढ़ते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स में। उसका काम क्या होता है? ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, जो हम लंग्स में पढ़ते हैं, जो लंग्स को आपस में कोलैप्स होने नहीं देता। तो ये कैसे हैं? मेजर लिपिड्स क्या है? जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, और कैसे अरेंज होते हैं? वो बायलेयर में अरेंज होते हैं।
ऑल्सो जो लिपिड्स है वो अरेंज है विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। मतलब ये जो हमारे मान लो ये लिपिड्स हैं ऐसे अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और बाय लेयर होते हैं। तो इन्होंने कहा पोलर हेड क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है मतलब वाटर रिपेलिंग, जिसे वाटर नहीं पसंद है, वो कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है टूवर्ड्स द इनर पार्ट। तो ऐसे होते हैं हमारे लिपिड्स अरेंज, दैट इज बाय लेयर। तो ये क्या है, पोलर हेड। पोलर हेड कहाँ है हमारा, बाहर सरफेस की तरफ, और ये क्या होती है, नॉन पोलर टेल, ये कहाँ होती है, अंदर की तरफ। दिस इंश्योर्स दैट, ये क्या इंश्योर करती है कि जो नॉन पोलर टेल है ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, किसकी बनी हुई है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबको ही पता होगा, दो टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वही है ये। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, किससे प्रोटेक्टेड है वो, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड है। इन एडिशन इसके साथ साथ जो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है वो कंटेन करती है कोलेस्ट्रॉल, उसके पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है साथ में। अभी नीचे हम डायग्राम में देखेंगे। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में जब और इस पर बायोकेमिकल स्टडीज़ की गई तो उससे ये भी पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ, लिपिड्स के साथ साथ। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड द लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अब जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वो सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। इन ह्यूमन बींग्स की बात क्यों करें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, आरबीसी का ही, ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल की वजह से। तो ह्यूमन बींग्स में जो मेम्ब्रेन है इरेथ्रोसाइट की, दैट इज आरबीसी, उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, PYQ भी है कि प्रोटीन कितना होता है और लिपिड कितना होता है। और ये भी याद रखना है कि ये इरेथ्रोसाइट के लिए है, ह्यूमन आरबीसी के लिए, कोई हर सेल के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरी करता है सेल टाइप टू सेल टाइप। तो ये किसके है, आरबीसी के बारे में। 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% क्या होती है, लिपिड्स होती है। डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन की ईज पे बेसिस से, मतलब किसे आसानी से निकाला जा सकता है, इस चीज़ के बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, मतलब मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, उनको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, इंट्रीगल और पेरिफेरल। इंट्रीगल जो अंदर दबे हों, पेरिफेरल जो ऊपर की तरफ मिले सरफेस पे। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस कहाँ रहेंगे, वो यहाँ सरफेस पे मिलने वाले हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। वहीं पर जो इंट्रीगल प्रोटीन्स है कहाँ मिलेंगे, अंदर, यहाँ मिलेंगे, अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर। आर पार्शली और टोटली बरीड, या तो पार्शली बिल्कुल अच्छे से अंदर कवर होंगे, टोटली बरीड होंगे, या फिर पार्शली थोड़े थोड़े बरीड होंगे, मतलब अंदर की तरफ पूरे धसे हुए नहीं होंगे। जो पूरे अंदर से पूरे धसे हुए होंगे उनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, टोटली बरीड। समझ रहे हो ना, बरीड का मतलब पूरा अंदर की तरफ घुसे हुए होना। ये इसका डायग्राम है, देखो यहाँ से शो किया गया है। ये क्या है, फॉस्फोबायोलिपिड लेयर, ऐसे इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर की तरफ है, दैट इज़ यहाँ पे क्या है, टोटली बरीड। पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे मिलने वाला है। शुगर की ये यहाँ से भी PYQ आता है, और कई बार तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो वहाँ भी देखो कि यहाँ डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबल करो कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल पार्ट है। तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल पार्ट है, ये शुगर है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये फॉस्फोबायोलिपिड लेयर है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये इंट्रीगल है, और अब जो बोल रहे टोटली, पार्शली बरीड, टोटली बरीड, इसके अंदर देखने मिल सकते हैं हमें। जो पूरा होगा अंदर से दैट इज़ पूरा इंटीग्रल वाला, और जो पार्शली जो ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत हो, ये देख रहे हैं, थोड़ा बहुत, पूरा टोटली बरीड नहीं है ऐसे। और ये कौन सा मॉडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसने दिया था, ये सिंगर एंड निकोलसन ने। अभी आगे पढ़ेंगे हम क्या है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ गया, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। एक इम्प्रूव्ड मॉडल किसके मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और उसे क्या कहा जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, कौन सा नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, इसी की वजह से क्या हो पाता है, लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन्स का पूरी ओवरऑल बायलेयर में। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आया है और पूछा भी गया है कि किसके वजह से जो मूवमेंट होता है प्रोटीन का, वो किसके वजह से पॉसिबल है। तो क्या आंसर जाएगा उसका, लिपिड्स की वजह से। और किसके वजह से होता है, कौन सा नेचर लिपिड का, वो भी क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, जिसके वजह से वहाँ पे लेटरल मूवमेंट हो पाता है प्रोटीन्स का।
क्वासी फ्लूइड का मतलब ही ये होता है जो पार्शली फ्लूइड की तरह बिहेव कर ले, कभी पार्शली सॉलिड की तरह बिहेव कर ले। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना वो देखिए जेलीज, देखिए जेली, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा नेचर होता है। तो इसी की वजह से क्या हो पाता है, उनका लेटरल मूवमेंट हो पाता है प्रोटीन्स का विद इन द ओवरऑल बायलेयर, पूरी बायलेयर में। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी। और इसी की ये जिस मतलब कह सकते हैं कि जो ये मूवमेंट है, इसी मूवमेंट की वो कितना मूवमेंट कर पाएगा, उसी चीज़ को कहते हैं कि उसकी फ्लूइडिटी कितनी है, कि कितना उसके अंदर कोई चीज़ अच्छे से फ्लूइड मूव कर पा रहा है। तो इसी चीज़ की वजह से द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, कि उसकी कितनी क्षमता है कि वो मेम्ब्रेन में कितना मूव कर पा रहा है, उसी चीज़ को कहा जाता है, उसी चीज़ को नापा जाता है उसकी फ्लूइडिटी। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of the function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis and the cell divisions. अब ये कह रहे हैं जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का और किन किन चीज़ों के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। किस किस चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो, कि वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं कि सेल की ग्रोथ कैसे होगी वो भी इस चीज़ के ये इस पर डिपेंड कर जाएगी, इंटरसेलुलर जंक्शंस कैसे बनेंगे, सिक्रीशन क्या होगा, एंडोसाइटोसिस क्या होगा, सेल डिवीजन, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो फ्लूइडिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट। हमने ये भी पढ़ा था ना कि जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वही आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। कैसे, क्योंकि वही जो होती है मॉलिक्यूल्स को अपने आप अंदर से ट्रांसपोर्ट कराती है। तो वही लिखा है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स को यहाँ से अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करती है, मॉलिक्यूल्स उसके थ्रू मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, उसके थ्रू वहाँ पे वो मूव करते हैं। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, मेम्ब्रेन कैसे होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहा गया है, क्योंकि वो ऐसी हर किसी को अपने अंदर से आ जाने नहीं देगी, जिनको वो अलाउ करेगी वही उसी के थ्रू पास हो पाएंगे। टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport। अब मान लो यहाँ कोई एक मॉलिक्यूल है, अब वो बस ऐसे ही मूव कर जाए मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे किसी एनर्जी की ज़रूरत ना लगे, तो इस मूवमेंट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया आगे, क्या ये एग्जाम्पल है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो अब जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो मेम्ब्रेन से आसानी से ईजिली मूव कर पाएंगे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और कैसे मूव करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, जिस साइड ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उस साइड से उनका मूवमेंट होगा, जिस साइड उनकी लोअर कंसंट्रेशन हो, उसे कहते हैं मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। वाटर भी मूव कर सकता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। अब लेकिन जो मूवमेंट होता है वाटर का, मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नाउ एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। अब देखो ये पूरी क्या थी, नॉन पोलर थी, नॉन पोलर लिपिड बायलेयर होती है। तो ये कहता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अब इससे पास तो हो नहीं पाएंगे नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से, तो उनको क्या लगेगा, एक कैरियर प्रोटीन लगेगा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। मान लो ये मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, इसको उठा के लेंगे, ये प्रोटीन उठाएगा, ये मूवमेंट करेगा और उसे बाहर ले जाके छोड़ देगा। तो इसने क्या काम करा, इसे कैरी करने का काम करा, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। जो भी यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल आएगा उसको मेम्ब्रेन से पास कराने के लिए एक कैरियर लगेगा, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारी नॉन पोलर बायोलिपिड लेयर, तो उसको पास कराने के लिए क्या लगता है, कैरियर प्रोटीन लगता है। और उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फिर। तो वही लिखा है, कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अ फ्यू आइंस ऑफ मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये नीचे क्या एग्जांपल दिया है कि कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ आइंस ऐसे होते हैं, अ फ्यू आइंस और मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब मान लो फिर से ये तुम्हारी मेम्ब्रेन है और उसको अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाना है।
मान लो तुमने ये मॉलिक्यूल्स उठाए हैं, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे हैं मान लो 5 और यहाँ पे हैं कम से कम ये 8 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है। अब इनका मूवमेंट कराना है तुम्हें इधर से इधर, तो अब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन जिधर हाइयर थी अब उधर जाने हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या खर्च करनी पड़ेगी, तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टास्क के अगेंस्ट जो बेसिक लॉज है उसके अगेंस्ट जा रहे हो तुम। तो इस चीज़ को काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या खर्च करनी पड़ेगी, तुमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सच ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस मतलब उसमें एनर्जी खर्च होगी उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, जिसमें एटीपी यूटिलाइज की जाएगी और उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी है, बायोलिपिड फॉस्फोबायोलिपिड लेयर है, उसके पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, शुगर मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल है। वहाँ पे प्रोटीन्स भी 2 टाइप के हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल। फिर इंटीग्रल में 2 टाइप के, पार्शली बरीड और टोटली बरीड। फिर हमने इसमें देखा ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमीबल होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स और आयंस का मूवमेंट कराती है। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर बायोलिपिड लेयर से नहीं जा सकते, जिसके लिए वहाँ कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता लगेगी। तो कैरियर प्रोटीन आएगा और उस ट्रांसपोर्ट को करवाएगा। कुछ ऐसे ही मूव कर जाते हैं जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, उसे डिफ्यूजन के थ्रू। वाटर भी मूव करता है, लेकिन वाटर का जब मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। फिर देखा कि एक मूवमेंट ऐसा भी होता है जिसमें क्या लगती है, जो एनर्जी खर्च नहीं होती, जो ऐसे ही हो रहा था उसे पैसिव कहा जा रहा था। अब जहाँ कैरियर प्रोटीन आ रहा है, फैसिलिटेट करवाया जा रहा है, तो उसको फैसिलिटेट भी कह देते हैं कई बार। अब जहाँ पे एनर्जी खर्च होगी और जो अपोजिट चलेगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से अब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो वहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हुआ, पूरा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हुआ एक ऑर्गेनली। अब हम चलते हैं, दूसरा है हमारा सेल वॉल। अब हम ये अलग अलग पढ़ रहे हैं सारे स्ट्रक्चर्स आपको कि उनका फंक्शन क्या, कैसे कैसे वो काम करते हैं। अब पढ़ने हैं हमें सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल, जैसे कि आप रिकॉल करोगे, याद करोगे कि जो एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जिससे क्या कहा जाता है, सेल वॉल। A non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of the fungi and the plants। अब देखो प्लांट्स में और फंजाई में मिल रही है तुमको सेल वॉल। अभी तक ये पढ़े थे प्लांट में मिल रही है, प्लांट में मिल रही है, एनिमल में तो होती ही नहीं है, लेकिन फंजाई में भी सेल वॉल मिलती है। और कैसी है ये, नॉन लिविंग है, रिजिड मतलब ठोस स्ट्रक्चर है। क्या बनाती है, आउटर कवरिंग बनाती है, किसके बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप, सिर्फ ये शेप ही नहीं दे रही, अब उसके नाम से समझ आ रहा है कि रिजिड है। रिजिड है तो ऑब्वियसली बात है शेप तो प्रोवाइड करवाएगी। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ शेप का काम देना ही नहीं है उसको सेल का, बल्कि प्रोटेक्ट भी करना उसको मैकेनिकल डैमेज से। अब रिजिड है, ठोस है, तो प्रोटेक्ट भी करेगी मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल के दूसरे सेल से इंटरेक्शन में करवाने भी इसका रोल होता है सेल वॉल का। एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, और एक बैरियर का काम भी करती है, किसके लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स के थ्रू। एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गेलेक्टिन्स एंड मेनस एंड द मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अभी क्वेश्चन पूछा गया PYQ है कि जो हमारी एल्गी होती है उसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो जो एल्गी की सेल वॉल है वो बनी है सेल्यूलोज की, गेलेक्टिन्स की, मेनन्स की और मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं पे हम बात करें दूसरे प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स हैं वो किसके बने हैं, सेल्यूलोज के बने हैं, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड द प्रोटीन्स। तो ये क्वेश्चन आया है, PYQ है, पूछा भी गया है, तो ये हमें याद होनी चाहिए। एल्गी किसकी बनी होती है, एल्गी की देखो सेल्यूलोज, गेलेक्टिन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट की होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ द ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। जो सेल वॉल है यंग प्लांट सेल की, अब जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट जो होते हैं, जो सेल वॉल है वो प्राइमरी वॉल है, वो केपेबल है कि वो ग्रोथ कर पाए और धीरे धीरे वो डिमिनिश होती जाती है, ख़त्म होती जाती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है। और सेकेंडरी वॉल बनती जाती है ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। अंदर की तरफ क्या होती है, वहाँ पे सेकेंडरी वॉल बनने लगती है। तो जो अब यहाँ पूछ सकते हैं कि जो प्राइमरी वॉल है वो क्या ग्रोथ में कौन सी वॉल रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होती है वहाँ पे
प्राइमरी वॉल जो ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है। और जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे वो क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। और कहाँ आती जाएगी वो, मेम्ब्रेन की साइड, टुवर्ड्स दी साइड्स लिखा ना, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, वहाँ की तरफ वो ग्रो करती है। इनर साइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर की तरफ वो ग्रो करना स्टार्ट करती है। देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कैसे। मान लो ये तुम्हारा सेल है, ठीक है। तो ये जो थी, ये जो मिलेगी, ये होगी तुम्हारी प्राइमरी वॉल, जो जब सेल ग्रो करेगा धीरे धीरे जो डिमिनिश होती जाएगी। मान लो इसकी प्राइमरी वॉल कंडीशन स्टेट थी। अब सेल क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो हुआ, इसका साइज बढ़ गया। तो ये जो होती है ये डिमिनिश होने लगती है और इसकी जगह क्या बन जाएगी यहाँ पे, मतलब ये रहेगी धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी और क्या आती जाएगी यहाँ पे, सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता जाएगा। ये बन जाएगी यहाँ पे सेकेंडरी वॉल बनती जाएगी, इनर साइड बन रही है। और इधर क्या मिलेगी, इनर साइड ऑफ द सेल। अब देखो सेल के तो अंदर ही हुई ना, सेल के रिस्पेक्ट में ये, तो वही कहा गया इनर साइड ऑफ द सेल। और ये क्या होगी तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है सेल में। अब इसको लेबल करते हैं, जैसे हम, तो ये क्या है तुम्हारी सेल है, पूरा सेल है ये इसकी सेल वॉल हुई। ये क्या थी पर्पल कलर से, इसकी प्राइमरी वॉल थी इसकी। यहाँ पे देखते हैं ये सेल वॉल, मतलब सेल ही, ये इसकी प्राइमरी वॉल, समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। फिर ये तुम्हारी क्या थी, सेकेंडरी वॉल, जैसे सेल ग्रो कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, सेकेंडरी वॉल ग्रो हो रही है और ये डिमिनिश होती जा रही है। और ये क्या है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ग्रोथ हुई इसने क्या काम करा, इसकी ग्रोथ करवाने में हेल्प करी प्राइमरी वॉल ने। तो ऐसे होती है पूरे। अब देखो जैसे एक ही सेल है, अब मान लो एक और सेल यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए, मैं ऐसी एक और सेल बनाऊँ सेम, तो इनके बीच में एक स्ट्रक्चर मिलता है जो हमने पढ़ा था अभी, मिडिल लैमेला, जो क्या कराता है, दो सेल्स को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। मान लो जैसे ये प्राइमरी वाला था, मैं इसी को एक और सेल की तरह ही बना दूँ कि ये मैच्योर हो गया है, मतलब दूसरा सेल कंसिडर कर लो इसको। ये प्राइमरी वॉल हो गई इसकी, फिर इसके अंदर सेकेंडरी वॉल आ गई, यहाँ पे सॉरी सेकेंडरी वॉल, और फिर ये है इसके अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मान लो ये से दो सेल हैं आपस में, और ऐसे ही इधर एक और, इनके बीच में मान लो एक और तीसरा सेल भी आ जाए। ये पूरे सेल है, ठीक है। अब इनके बीच में जो है तुम्हें मिलने वाली है, मान लो ये सब्सटेंस तुमको मिल रहा है, दूसरे कलर से करते हैं, पिंक से कर लेते हैं ये। अब इनके बीच में तुम्हें ऐसे सब्सटेंस मिल रहा है, तो जो दो सेल्स को आपस में से कनेक्ट करे उसे कहते हैं मिडिल लैमेला। तो ये क्या कहलाएगा, जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज मिडिल लैमेला, जो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज मिडिल लैमेला। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो हमने क्या पढ़ा, जो सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग, क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, जो सेल वॉल क्या कर, जो बनती है, फॉर्म्स करता है आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही बन रही है ना सेल वॉल, फंजाई और प्लांट्स मिलेगी। सेल वॉल सिर्फ शेप ही नहीं देता, प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, और हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी। और क्या
देता है, बैरियर भी देता है, कोई भी अनडिजायरेबल जिसकी हमें चाहत ही नहीं है वो मैक्रोमोलिक्यूल से उसको भी प्रोटेक्ट करता है। एल्गी की सेल वॉल बनी किसकी बनी थी? गैलेक्टेंस की बनी थी, मैनन्स की बनी थी, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं पे प्लांट की जो वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये तुम्हें मैंने सेल वॉल डिफ्रेंशिएट करने के बताया था, वह तो ये ऐसे कोई सेल वॉल नहीं होता कि उसके अंदर प्राइमरी मिलेगी, वही यही होती है प्राइमरी सेल वॉल, फिर आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल, फिर आ जाती है तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे पूरा ये स्ट्रक्चर बनता है। प्लांट की किसकी बनी हुई थी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स की बनी होती है। प्रोटीन्स भी होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। सेल वॉल भी क्या मिली हमें? यंग प्लांट में प्राइमरी वॉल होती है जो ग्रोथ करवाती है, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है, और सेकेंडरी वॉल बनती जाती है। कहाँ बनती है? इनर साइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर की तरफ ही बन रही है ना। फिर उसके अंदर क्या मिलती है हमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में बात करें कि सेकेंडरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में कहाँ बनती है? बाहर की तरफ, आउटर, और सेल के रिस्पेक्ट में कहाँ बनती है? अंदर की तरफ। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेल के रिस्पेक्ट में अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में आउटर है। द मिडल लैमेला इज अ लेयर, देखो अब बता दिया इन्होंने, अंदर ही मैंने जो तुमको पहले समझा दिया इन्होंने अगली लाइन में बताया कि जो मिडल लैमेला होता है एक लेयर होती है, मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। तो किसका बना होता है मिडल लैमेला? हमारा कैल्शियम पेक्टेट का बना है। क्या करेगा ये? विच होल्ड्स, होल्ड्स करके रखता है और ग्लूज चिपका के रखता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। देखो अभी नेबरिंग सेल्स ही है ना तीनों आसपास, तो इन तीनों को आपस में ग्लू करके रखने वाला, चिपकाने रखने वाला कौन है? दैट इज मिडल लैमेला। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पे कई बार क्या मिल जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस मिलते हैं जो भी हमने देखे थे ऊपर डायग्राम में भी, इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। क्या मिलते हैं? ऐसे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस मिलते हैं जो इन्हें आपस में कनेक्ट ऐसे करवा रहे हैं मिडल लैमेला के थ्रू। तो यही लिखा है द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। ऐसे नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करवाने में हेल्प करेगा, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे? इसे भी लेबल कर लो इधर, प्लाज्मोडेस्माटा। आई नो थोड़ा गंदा डायग्राम है बट आई होप कि समझ आ गए होंगे सारे स्ट्रक्चर्स जो भी मैंने समझाया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुमको रेफरेंस लिए रखना है कि आगे समझने के लिए कि कैसे कैसे क्या लेबलिंग की, और समझ आ गया वरना तो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? While each of the membranous organelle is distinct in term of its structure and function, अब हर एक जो membranous organelle है अलग है अपने स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। ऐसी कुछ ऐसे ऑर्गेनलीज भी है जिनको हम कंसिडर करते हैं एक साथ में, अगर वो जब मिलके काम करते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम को यहाँ कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, मतलब वो साथ में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल्स। Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of the endomembrane system। कि अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं वो उन्होंने बताया। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स। तो हमें ये याद रखना है, ये भी पीवाई क्यू पूछा गया है कि एंडोमेम्ब्रेन की सिस्टम के कौन कौन पार्ट हैं। ईआर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है। सिंस जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम इनका कोऑर्डिनेटेड नहीं होता अबव कंपोनेंट्स के साथ, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये सब क्यों नहीं आते? क्योंकि इनका फंक्शन ऊपर वाले ऑर्गेनेल्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता। और ये पूछ लें कि ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि इनके सबके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The electron microscopic studies of the eukaryotic cell reveal the presence of a network or reticulum of a tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। अब ये कह रहे हैं कि जब हमने किसके थ्रू देखा? यूकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, तो हमने उसके अंदर क्या देखा कि एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखे हमें, उसके अंदर नेटवर्क मिला
या फिर रेटिकुलम मिला। बेसिकली रेटिकुलम का मतलब यही होता है फाइन एक नेट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलम का मतलब यही होता है कि टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिला जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था और साइटोप्लाज्म में फैला हुआ था, तो उसे क्या कहा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कहा गया। देखो ये सारे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, और उसके नेटवर्क है, ऐसे नेटवर्क में प्रेजेंट है, तो ये क्या बना रहे हैं, हमारा ER बना रहे हैं। और ER भी अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ ER दैट इज रफ RER। तो RER वो होता है जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। देखो ये भी क्या है, ER ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए इसे कहा जाता है RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है, स्मूथ है, इस पर कोई भी तुम्हें राइबोसोम नहीं दिखेगा, तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हेंस ER को डिवाइड किया गया है इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट दैट इज ल्यूमिनल इनसाइड द ER एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। मतलब जो हमारा ER है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को, इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर स्पेस है, वो उसको दो कंपार्टमेंट में बांट देता है। पहला है ल्यूमिनल जो ER के अंदर मिलेगा वो वाला, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो ER है उसके पास क्या मिलते हैं, राइबोसोम्स मिलेंगे, तो वही जो मैंने अभी बताया था, उसे क्या कहेंगे, जिसके पास राइबोसोम मिल जाएगा वो क्या बन जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे नहीं मिलेगा वो बन जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER often shows ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, they appear smooth and are called as smooth endoplasmic reticulum. अब जो RER है फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है सेल्स, उन सेल्स में जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में, वहीं पे जो एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ एकदम कंटिन्यूशन में ही होते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, और इसी के साथ यहाँ कंटिन्यूस में तुमको मिलेंगे RER, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वहीं पे ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इन्होंने यही बताया है। अगर तुम उसको डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे कि कैसा होता है। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेजर साइट है किस चीज़ की सिंथेसिस के, लिपिड की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए PYQ क्या करता है, तो जो स्मूथ वाला होता है वहाँ लिपिड का होता है। और एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं SER में। क्या होते हैं, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स, कहाँ सिंथेसाइज होंगे, SER में। अब देखो ये कैसे होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना इसका पूरा यहाँ समझाया गया पूरा। ये क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस है पूरा। अब इसे इसको दो कंपार्टमेंट में बांटा था, एक था ल्यूमिनल इनसाइड। अब जो यहाँ साइटोप्लाज्म मिलेगा पूरा अंदर, वो क्या होगा, ल्यूमिनल, और इसके बाहर जो यहाँ साइटोप्लाज्म होगा वो होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, अब ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियर पोर। अब पढ़ोगे आगे कि न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है। बेसिकली जो यहाँ पे ये बनता है प्रोटीन, वो यहाँ से बाहर निकलता है RNA वगैरह, फिर आगे प्रोटीन बनता है। तो अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है। अभी यहाँ समझो फिलहाल कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है। अब देखो न्यूक्लियस के साथ ही एकदम ये अटैच है यहाँ पे RER। क्यों अटैच है, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसलिए ये इसके बिल्कुल कनेक्शन में ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है वो है गोल्गी अपैरेटस। अब ये कौन थे, कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट थे। कैमिलियो गोल्गी ने सबसे पहले ऑब्जर्व करे डेंसली स्टेन रेटिकुलर फिर से ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास। अब दीज वर लेटर नेम, जिन्हें गोल्गी बॉडीज़ का नाम दे दिया गया उन्हीं के नाम के बदले। दे कंसिस्ट मैनी फ्लैट, इनके पास क्या है, बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होती हैं और सिस्टर्नी होती हैं, जिसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक जाता है। दीज स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब कैसे हैं ये एक दूसरे की पैरेलली अरेंज है ना, देखोगे तो दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी सिस्टर्नीज प्रेजेंट होती हैं, ये दिखा रखी हैं, ये सिस्टर्नीज प्रेजेंट है गोल्गी अपैरेटस के अंदर, या गोल्गी अपैरेटस बोल दो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल दो। ये बहुत सारी सिस्टर्नी इसके अंदर प्रेजेंट है। ये भी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कैसे अरेंज है, यहाँ पे आपस में पैरेलली अरेंज है। बेसिकली जो सिस्टर्नी होता है ना, सिस्टर्नी का मतलब ही होता है एक फ्लैट मेम्ब्रेन जैसा वेसिकल जो मिलता है,
ये जो मिल रहा है ना फ्लैट मेम्ब्रेन ऐसे वेसिकल्स, इन्हीं को सिस्टर्नी बोला जाता है। तो लिखा सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही अरेंज होती हैं विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स। अब इसकी दो सरफेसेस होती है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। एक होती है कॉन्वेक्स जिसे सिस और द फॉर्मिंग फेज भी कहा जाता है। मान लो जैसे ये ऐसी फेज है इसकी ये, ठीक है, फिर ये उसके पीछे एक और ऐसे, ऐसी इसके पीछे एक और, ठीक। तो ये जो फेस है इसकी, ये फेस कहलाई जाती है सिस फेस। सिस फेस बोल दो, कॉन्वेक्स बोल दो, या फिर फॉर्मिंग फेस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। ये होती है इसकी सिस फेस। एंड द कॉन्केव, एक होती है कॉन्केव और दूसरी फेज होती है कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। अब जो सिस और जो ट्रांस फेज है ऑफ द ऑर्गेनली एंटायरली डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड। क्या है? एंटायरली पूरी डिफरेंट है। अब देखो सिस फेज मैंने बताई थी, ये जो ऐसे बन रहे थे स्ट्रक्चर्स, थोड़े अच्छे नहीं बनता है, दोबारा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। यही इसके सिस्टर है, ऐसे जो फ्लैट पैरेलल अरेंज है, ठीक है। अब ये सिस फेस थी और इधर जो एक ऐसे फेस मिलेगी एक और, ये तो ये फेस होती है सिस फेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और कॉन्वेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये होती है ट्रांस फेस, जिसे मैच्योर फेस भी कहा जाता है और कॉनकेव फेस भी कहा जाता है। अब ये दोनों जो होती हैं पूरी डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब जो गोल्जी ऑपरेटर्स है, इसका फंक्शन क्या है? मेनली फंक्शन है इसका, मेन फंक्शन है पैकेजिंग करना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रिंसिपली जो मेन फंक्शन है क्या है इनका? प्रिंसिपल मतलब मेन फंक्शन, पैकेजिंग द मटेरियल, मटेरियल को पैकेज करना, टू बी डिलीवर्ड, फिर उनको डिलीवर करना है ईदर द इंट्रा सेलुलर टारगेट मतलब सेल के अंदर ही अंदर भेजना, और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, या सेल के बाहर उस चीज़ को बाहर भेजना। मटीरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, मटीरियल्स जो होते हैं किस किस फॉर्म्स में पैक्ड होते हैं? वेसिकल्स की फॉर्म में, मतलब ये यहाँ से निकलेंगे ऐसे ऐसे वेसिकल्स की फॉर्म में मटीरियल इनका ट्रांसपोर्ट होगा, पैक होगा। फ्रॉम द ER से फ्यूज विद द सिस फेस, किसके साथ फ्यूज करेंगे? वो सिस फेस के साथ फ्यूज करेंगे यहाँ पे ऑफ द गोल्जी अपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। यहाँ से फ्यूज करेंगे इसके साथ ये पूरा वेसिकल, और कहाँ मूव करेगा? फिर मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव करेगा। दिस एक्सप्लेन्स, इसलिए ये एक्सप्लेन करता है कि वाई, कि क्यों जो गोल्जी अपरेटस है, दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी अपरेटस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्यों है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ER ऐसे बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ऐसे कनेक्टेड था, उसके पास राइबोसोम्स थे, ठीक है। अब यहाँ से वेसिकल्स के फॉर्म में ये निकले, फिर ये फ्यूज कर गए यहाँ पे इसके साथ, सिस फेस के साथ, तभी उसके कांटेक्ट में, और यहाँ क्या होता है हमारा पूरा ये न्यूक्लियस होता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये आर्य हो गया तुम्हारा, ये यहाँ से वेसिकल्स निकल रहे हैं और इसके साथ सब कांटेक्ट में, इसलिए मिलके क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। ER गोल्जी बॉडीज एंड द लाइसोसोम्स, और ये सब किस में आते हैं? हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। अब ये जो हमने पढ़ लिया वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी, कहाँ मॉडिफाई होती है? एक ये सिस्टर्नी है पूरी, तो गोल्जी की सिस्टर्नी में ये सब मॉडिफाई होते हैं। बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, जब तक वो ट्रांसफेज से तब तक यहाँ से रिलीज नहीं होगा, जब तक वो मैच्योर होके ना आ जाए, इसलिए ट्रांसफेज को मैच्योर फेज भी कहा जाता है। जो गोल्जी अपरेटस है एक इंपॉर्टेंट साइट है किसके फॉर्मेशन के लिए? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं? गोल्जी में बनते हैं, लेकिन गोल्जी का मेन फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग करना। तो ये था हमारा पूरा गोल्जी अपरेटस। होप सो ही तुम्हें समझ आया होगा, मैंने डायग्राम की हेल्प से भी जहाँ तक ये चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे। कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस, और कैसे बनते हैं ये?
फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। जब पैकेजिंग होती है गोल्जी अपरेटस में तभी ये क्या बनते हैं, हमारे लाइसोसोम्स बनते हैं। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme। जो ये हमारे लाइसोजाइम्स होते हैं ये कह रहे हैं कि जब ये गोल्जी से बनते हैं तो ये क्या होता है, इसमें जब उनको देखा जाएगा तो उनके पास सारे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अब कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, उसमें लाइपेज मिलेगा, प्रोटीएज मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये सारे चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। तो देखो ये जैसे हमारा गोल्जी बॉडी नहीं था, ये ऐसी जो वेसिकल्स निकल रहे थे, तो वही लिखा है ना क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलरी स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसी जो वेसिकल्स हैं यही क्या बन जाते हैं, लाइसोसोम्स बन जाते हैं हमारे। तो जो वेसिकल होगा उसमें सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलेंगे। अभी लाइसोसोम और वेसिकल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक सिक्रेटरी हो गया, किसी ने लाइसोसोम बना लिया, ऐसे। तो इनके पास जो एंजाइम होता है वो लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ऑप्टिमली एक्टिव कब होते हैं, ये एसिडिक पीएच पे। ये PYQ पूछा गया कि कब एक्टिव होंगे, वो एसिडिक पीएच पे। ये बेसिक पीएच नहीं है, एसिडिक पीएच है। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेजेस, तो समझ आ रहा है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएजेस प्रोटीन को करेगा, लाइपेजेस लिपिड को करेगा, और न्यूक्लियसेस भी होता है तो न्यूक्लिक एसिड को करता है। तो क्या क्या होता है, डाइजेस्ट कर पाएगा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को और न्यूक्लिक एसिड को। अब हमारा इसका चौथा पार्ट है, जो चौथा ऑर्गेनली है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काम करता है, वो है हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ मिलेगा वैक्यूल, प्लांट में। इट कंटेन्स वाटर। क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया PYQ में कि उस वैक्यूल के अंदर क्या क्या मिलता है, वाटर मिलता है, सैप मिलता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलते हैं, एंड द अदर मटेरियल जो कि यूजफुल नहीं है सेल के लिए। तो ये याद रखना क्या क्या मिलेगा, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और ऐसे मटेरियल जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब यहाँ पे देखो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम दिया गया है कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है जो उसे बाउंड करके रखती है उसे क्या कहते हैं, हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये भी PYQ है, पूछा गया है ये भी। इन द प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। कितना, अगर मान लो ये इतना बड़ा सेल है तो उसकी 90% वॉल्यूम ये वैक्यूल कवर करके रखता है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट मतलब वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या फैसिलिटेट करवाती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आइंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे मूवमेंट कराएगी, मूवमेंट तो कराएगी लेकिन किसके अगेंस्ट कराएगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कराएगी। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट मूवमेंट तो कराती है लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। इनटू द वैक्यूल्स कहाँ कराएगी, वैक्यूल के अंदर। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाई इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। फिर क्या हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन है सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएगी वैक्यूल में एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म। अब अमीबा में क्या मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे उसका ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली होता है बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना और एक्सक्रीशन में। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन मैनी सेल जैसे कि जो प्रोटिस्ट है वहाँ फूड वैक्यूल मिलता है, अनफॉर्म्ड बाय द, और कैसे बनता है, जब वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। हमने उसके सारे ऑर्गेनली कवर कर लिए जो जो उसके अंदर आते थे। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। इतना इसको अब रीड आउट कर लेना। अगर इतने पोर्शन में कोई दिक्कत आए, तुमको लगे कि कोई मेरा ये डाउट है, तो उसको कमेंट में मेंशन कर देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तब तक के लिए थैंक यू। और इसको पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि बिना पढ़े तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद भी करो। चैप्टर कंप्लीट होगा, PYQ तो हम डिस्कस करेंगे तब। नाउ तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।